तो क्या होगा, इरेगुलर सेल्स आपका फॉर्म हो जाएंगे, ट्यूमर की फॉर्मेशन होगी, ट्यूमर से फिर कैंसर होगा, पर्टिकुलर डिजीज आपका जनरेट होंगी। और सेल डेथ भी आपका रेगुलर वे में होना चाहिए। अगर एज कंपेयर टू सेल ग्रोथ से ज्यादा सेल डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी तो न्यूरो डिजेनरेशन हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ सेल्स अपने इंडिविजुअल आपके सेल्फ सेल्स को वो डाई आउट कर रहे हैं। ठीक है, बॉडी सेल्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी खुद ही अपने सेल्स को डाई आउट करती है। ठीक है, तो वो भी एक रेगुलर वे में होना चाहिए। ये नहीं है कि पर्टिकुलर अगर एक बार स्टार्ट हो गया है तो सेल डेथ ही चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। या फिर सेल ग्रो हो रहे हैं, सेल्स की ग्रोथ हो रही है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो प्रोलिफरेशन ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। दोनों ही चीज, सेल डेथ और सेल ग्रोथ, दोनों ही आपका पूरा रेगुलर वे में चलते हैं। ठीक है, ये आप सेल साइकिल से पढ़ते आ रहे हैं। सेल साइकिल्स में आपका सेल्स डिवाइड होते हैं, ग्रो करते हैं, फिर वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। डिफ्रेंशिएट होने का मतलब कि एक सेल से आपका फिर वो अलग अलग सेल्स में, अलग अलग टिश्यूज में वो आपका बनते हैं, कि एक सेल से आपका एंडोडर्म बन गया, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ब्रेन सेल्स बनेंगे। ठीक है, हार्ट सेल्स अलग सेल से बनेगी। इस तरीके से ये आपका डिपेंड करता है किस तरीके से वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट होने के बाद एक पर्टिकुलर एजिंग स्टेज आती है, उसके बाद सेल्स में कुछ डिफेक्ट्स आते हैं या वो फंक्शन नहीं कर पाते एक पर्टिकुलर स्टेज पे, तो उनको फिर डाई आउट कर दिया जाता है, उनका अपोप्टोस कर दिया जाता है। ठीक है, अपोप्टोसिस मतलब उनकी सेल डेथ। ठीक है, तो लाइफ जो है आपका एग्जिस्ट नहीं करती विदाउट सेलुलर डेथ। हर स्टेज पे आप, जब भी आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर आपका सेलुलर डेथ होती ही होती है। एक पर्टिकुलर एज में, ह्यूमंस में किसी भी स्टेज पे, एज पे आपका पता है आपको डेथ होनी ही है, लेकिन बॉडी के अंदर सेल्स की डेथ भी होती रहती है। इसका कोई टाइम नहीं है, पर्टिकुलर टाइम ये है कि आपका जो सेल्स हैं वो एज्ड हो चुके हैं, सेनेसिस हो चुका है, या फंक्शनली आपका एक्टिव नहीं है, तो उनको डाई आउट कर दिया जाता है। अब उनका कोई रोल नहीं बचता, एक पर्टिकुलर रोल उन्होंने फिनिश कर दिया है, तो फिर उनको डाई आउट कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, तो बेसिकली आपके दो मैकेनिज्म्स होते हैं सेल डेथ के। एक होता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस आपका नॉर्मल प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। ठीक है, नेक्रोसिस में क्या होता है, एक्सीडेंटल होती है, ऑर्डिनरी सेल डेथ है, लेकिन ये आपका इंजरी बेसिस आपका सेल डेथ होती है जो नेक्रोसिस होता है। ठीक है, एपोप्टोसिस में तो बेसिकली आपका सेल्स डिसाइड करते हैं कि अब ये पर्टिकुलर टाइम हो गया है, इसको सेल को आपको डाई आउट करना है। नेक्रोसिस जो है एक्सीडेंटल होता है, पता नहीं होता, अगर किसी सेल में इंजरी हो जाती है या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं तो उसकी वजह से फिर नेक्रोसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्रोसिस, तो पहले अपोप्टोसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अपोप्टोसिस बेसिकली कहाँ से आया, एक एशियन ग्रीक वर्ड है ये आपका, जिसका मतलब है फॉलिंग ऑफ पेटल्स फ्रॉम ए फ्लावर और ऑफ लीव्स फ्रॉम अ ट्री इन ऑटम। ठीक है, आप प्लांट्स का बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, जब पेटल्स गिरती हैं ऑटम में, ठीक है, या फ्लावर्स की पेटल आपके गिरते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं बेसिकली हम, एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस में जो टॉयसिस जो वर्ड है, वो पहले आपका क्लासिक पेपर में आपका डिस्क्राइब यूज हुआ था, कर ने उसको यूज किया था, कर एटोल ने 1972 में, जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म है सेल डेथ की। आप इसमें मॉर्फोलॉजिकली बता सकते हैं कि सेल डेथ हो गया है, क्योंकि आपका जब प्लांट पे लीव्स आपकी प्रेजेंट रहती हैं तो ग्रीन कलर की क्लोरोफिल पूरा प्रॉपर होता है। ठीक है, वो ग्रो कर रहे होते हैं साइज में भी, लेकिन आफ्टर पर्टिकुलर जब उनमें सेनेसेंस हो जाता है तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है येलोइंग ऑफ लीव्स। ठीक है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनका फॉलिंग ऑफ स्टार्ट हो जाता है, और बिल्कुल वो डेड हो चुके होते हैं, उसके बाद वो पेड़ों से आपका गिर जाते हैं। तो वो मॉर्फोलॉजिकली हम डिस्टिंग कर सकते हैं कि ये अब सेल डेथ स्टार्ट हो गई है, अपोप्टोसिस इनमें हुआ है। ठीक है, तो apoptosis or programmed cell death is a mode of cell death that occurs under normal physiological conditions and the cell is an active participant in its own demise, cellular suicide। यानी कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर ये होती है सेल डेथ, और खुद जो सेल जो होता है जिसकी डेथ होनी होती है वो खुद ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है अपने खुद की डेथ के लिए, तो इसको हम सेलुलर सुसाइड बोलते हैं। ठीक है, it is important for the development of multicellular organisms
लाइक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड होम्योस्टेसिस ऑफ देयर टिश्यूज, ठीक है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। जब एम्ब्रियो बनता है तो उसमें बेसिकली डिपेंड करता है कौन से सेल्स फॉर्म होंगे, कौन से डाई आउट होंगे, ठीक है, किस तरीके से डेवलपमेंट होगी। और नॉर्मल जो आपका होम्योस्टेसिस है टिश्यूज का, उसको मेंटेन किया जाता है। एपोप्टोसिस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखो, एक तो एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जरूरी होता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस में ही देखें तो हमारी जो डिजिट फॉर्मेशन, जो फिंगर फॉर्मेशन होती है, आप हैंड्स की देखो या लेग्स की देखो, तो अगर पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी डिजिट्स यहाँ फॉर्म नहीं हो रही थी। फिगर में देखना एक बार, ग्रीन कलर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो है वायबल टिश्यू है आपका, ठीक है। ये रेड कलर थोड़ा जहां 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 आप दिख रहा है वहां पर सेल डेथ होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। जहां जहां सेल डेथ हो रही है यानी कि एपोप्टोसिस हो रहा है, तो उसकी वजह से फिर आपका यहाँ पे डिजिट्स की फॉर्मेशन होती है। यानी कि फिंगर्स में जो गैप आपको नजर आता है, आपके हैंड में ही आप देख लीजिए, पहले ये आपका कनेक्टेड थे। अगर एपोप्टोसिस नहीं होगा, फिंगर्स के बीच के जो सेल्स हैं अगर वो एपोप्टोज नहीं होंगे, तो वो आपका कनेक्टेड रहेंगे, वेब्ड फिंगर्स होंगे, कि यहाँ पे कोई गैप नहीं होगा, जुड़ी हुई होंगी आपकी उंगलियां, ठीक है। और किसी किसी में ऐसा एग्जाम्पल भी होता है, अगर ह्यूमंस के अंदर एपोप्टोसिस नहीं होता है तो फिर वो जो फिंगर्स के बीच में जो गैप होता है वो क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिंडेक्टिली, ठीक है। अगर फिंगर्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, उनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंडेक्टिली, ठीक है। तो एपोप्टोसिस जरूरी है, हमारी बॉडी में भी एपोप्टोसिस हुआ है तभी आपके फिंगर्स में गैप क्रिएट हुआ है, और कोई भी सेल्स जो है वो जनरेट होते हैं, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। तो एपोप्टोसिस कैसे बेनिफिशियल है, एडल्ट्स में देखें तो नॉर्मल सेल टर्नओवर, कि अगर नॉर्मल सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है तो डेथ भी होगी, ठीक है। टिश्यूज का होम्योस्टेसिस, नॉर्मल जो अंदर आपका कंडीशंस होती हैं सेल्स की, उनको मेंटेन किया जाता है। इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इम्यून टॉलरेंस, जो इम्यून टॉलरेंस है उसको इंड्यूस किया जाता है, उसको मेंटेन भी किया जाता है थ्रू एपोप्टोसिस, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करते हैं। एंडोक्राइन डिपेंडेंट टिश्यू एट्रोफी, एलिमिनेशन ऑफ एक्टिवेटेड डैमेज एंड नॉर्मल सेल्स। ये तो आपको समझ में ही आ रहा है कि जो भी सेल्स या तो हाइपर एक्टिव होंगे या डैमेज होंगे या एबनॉर्मल वर्किंग सेल्स की चल रही है, तो उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाता है थ्रू एपोप्टोसिस। तो वही चीज हर ऑर्गेनिज्म में आपका एपोप्टोसिस का मेजर रोल है। चाहे हम एम्ब्रियोनिक माउस पॉ की बात करें, टेडपोल्स की बात करें, आप फ्रॉग्स में देखते हैं तो आपका टेडपोल में जो होता है टेल होती है, लेकिन उसके बाद आप उसमें देखेंगे फ्रॉग के अंदर तो टेल एब्जॉर्प्शन आपका अडल्ट स्टेज पे नहीं, आपको टेल नजर नहीं आएगी, ठीक है। टेडपोल में आपको टेल नजर आता है, लेकिन उसका फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका टेल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, टेल एक तरीके से एपोप्टोसिस हो जाता है, तो आपका टेल वहां से गायब हो जाती है, ठीक है। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। एपोप्टोसिस क्या था, फिजियोलॉजिकल सेल डेथ था, जिसमें अनवांटेड और जो यूजलेस सेल्स हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं हम, ठीक है, डेवलपमेंट के टाइम पे, या जो भी नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चलते हैं। नेक्रोसिस एक तरीके से आपका पैथोलॉजिकल सेल डेथ है, ठीक है। उसमें जो सेल्स हैं वो आपके एक्सपोज होते हैं सीरियस फिजिकल और केमिकल कंडीशंस अगर होती हैं तो, लाइक हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपरथर्मिया हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, इकामिया हो गया, ठीक है। कोई भी इंजरी अगर होती है, ट्रोमा होता है, या सेल्स में टॉक्सिन्स बन रहे हैं, तो मल्टीपल सेल्स की फिर वहां पर डेथ होती है नेक्रोसिस के अंदर। एपोप्टोसिस में क्या होता है, बेसिकली सिंगल सेल डेथ होती है, ठीक है। नेक्रोसिस में मल्टीपल सेल डेथ होगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो नेक्रोसिस और एपोप्टोटिक सेल्स का हम यहाँ पे फीचर्स डिफरेंसेस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्रोटिक सेल्स में अगर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो जो वॉल्यूम है सेल्स की वो बढ़ जाती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सेल्स में एनलार्जमेंट आ जाती है, उनकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाती है नेक्रोटिक सेल्स में। एपोप्टोटिक सेल्स में क्या होता है, वॉल्यूम आपकी रिड्यूस होती है सेल्स की। साइटोप्लाज्म में स्वेलिंग साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है नेक्रोटिक सेल्स की। लेकिन एपोप्टोटिक सेल्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है आपका श्रिंक हो जाता है, ठीक है। नेक्रोटिक सेल्स में जो मेम्ब्रेन जो यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसकी इंटीग्रिटी जो है लॉस हो जाती है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। मेम्ब्रेन भी आपका
उसकी जो इंटीग्रिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन एपोप्टोटिक सेल्स में ऐसा नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी का लॉस नहीं होता है, ठीक है। नेक्रोटिक सेल्स में कोई भी वेसिकल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, जबकि एपोप्टोटिक सेल्स में क्या होता है, एपोप्टोटिक बॉडीज की फॉर्म्स होती है, ब्लैब्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और जो क्रोमेटिन और आपका यहाँ पर क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाता है, यानी कि थिन थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर वो आपका थिक सिस्टर क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और डीएनए का भी फ्रेगमेंटेशन होता है एपोप्टोटिक सेल्स के अंदर। यहाँ देख लीजिए फिगर के अंदर नॉर्मल सेल्स है दोनों में, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का यहाँ पे आपका डिस्कस किया, डिफरेंशिएट किया गया है। स्वेलिंग स्टार्ट होगी, लेकिन आपका जो एपोप्टोसिस है, सॉरी एपोप्टोसिस में आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म श्रिंक होना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन नेक्रोसिस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वहां पर स्वेलिंग होती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और एपोप्टोसिस में भी आएंगे माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस। लेकिन यहाँ पे जो स्वेलिंग होती है नेक्रोसिस के अंदर, वो इरिवर्सिबल होती है, कि हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते कि स्वेलिंग को कम कर सके, ठीक है। क्रोमेटिन पैटर्न जो होगा वो कंजर्व रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो आपका एपोप्टोटिक सेल है उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन, जैसे हमने बात की थी डीएनए फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज सच रहेगी, मेम्ब्रेन के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन आप नेक्रोसिस में देखोगे तो वहां पर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करेगी। उसके बाद आपके बाकी सेल्स डिसइंटीग्रेट होंगे। लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ सेल्स जो एक सिंगल सेल था उससे एपोप्टोसिस में जो ब्लैबिंग है, यानी कि अलग अलग सेल साइकिल्स की बनने की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो एक सिंगल सेल की फ्रेगमेंट्स बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, लेकिन मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी। और ये आप लास्ट में देखेंगे तो बिल्कुल आपकी ब्लैब्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, या एपोप्टोटिक बॉडीज आपका यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएंगी एपोप्टोसिस के अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ एनीवन? यस मैम। ओके। बायोकेमिकल फीचर्स की बात करें तो जो नेक्रोटिक सेल्स हैं उसमें जो आपका रेगुलेशन होता है आयन होमोस्टेसिस का, वो लॉस आउट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और नेक्रोटिक सेल्स में आपकी एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, एक तरीके से पैसिव प्रोसेस है, यानी कि नेक्रोसिस के लिए आपको एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती, वो अपने आप विदाउट एनर्जी काम करता है, ठीक है। लेकिन एपोप्टोटिक सेल्स में क्या होगा, ये एक तरीके से रेगुलेटेड प्रोसेस है और एनर्जी डिपेंडेंट है, यानी कि एक्टिव प्रोसेस, यहाँ पे इसको एटीपी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये रिलीज ऑफ वेरियस फैक्टर्स इनटू साइटोसोल बाय माइटोकॉन्ड्रिया। और एपोप्टोसिस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मेजर रोल प्ले करता है, कि यहाँ से कि वो आपका साइटोसोल से, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका मेजर फैक्टर्स जो है, काफी फैक्टर्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होते हैं साइटोसोल के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक्टिवेशन होता है कैस्पेजेस का, ठीक है। कैस्पेज कैस्केड एक तरीके से चलता है, कि एक कैस्पेज आपका एक्टिवेट हुआ, फिर वो दूसरे कैस्पेज को एक्टिवेट करता है, फिर फर्दर वो आपका डेथ सिग्नल पहुंचाता है सेल तक, ठीक है। फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस की? एक तो आपका नेक्रोसिस जैसे मैंने बताया मल्टीपल सेल्स की डेथ होती है, तो ये सेम वही है, अफेक्ट्स ग्रुप्स ऑफ कॉन्टिग्यूअस सेल्स, मल्टीपल सेल्स को ये अफेक्ट करता है। इवोक्ड बाय नॉन फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस लाइक लाइटिक वायरसेस हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, तो इनके थ्रू ये आपका एनहांस होता है नेक्रोसिस। फेगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, नेक्रोसिस में जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। एपोप्टोसिस आपका सिंगल सेल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, इंड्यूस्ड बाय फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई लाइक लैक ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, और डीएनए डैमेज हो रहा है या ग्रोथ फैक्टर्स की कमी है, उसकी वजह से आपका एपोप्टोसिस इंड्यूस होगा। रैपिडली फेगोसाइटोसाइज्ड बाय एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स और मैक्रोफाजेस, नो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, मेजर डिफरेंसेस है, इनको आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंसेस बताइए। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप टैबुलेटेड फॉर्म में डिफरेंसेस बना के, एक साइड एपोप्टोसिस दूसरी साइड नेक्रोसिस, तो टैबुलेटेड फॉर्म में उसका डिफरेंसेस आप करके आइएगा एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो, ठीक है।
अगर पूछा जा एपोप्टोसिस नेक्रोसिस से क्वेश्चन आता है तो कोशिश करिएगा आप उसको अच्छे से डिफरेंशिएट करें, उनके डेफिनेशन बताइए, या प्रॉपर डायरेक्ट अगर आपसे एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस पूछा जाता है तो डिफरेंसेस ना पूछ के एपोप्टोसिस पूछ लिया तो प्रॉपर तरीके से आप डायग्रामेटिक वे में भी उसको एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी